नादरीन, इमरान खान साहब के खिलाड़ी पहुंच गए हैं कराची में। और कराची में सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ। एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के बाहर, शाहराह फैसल पे, मज़ार कायद के नज़दीक बड़े शानदार मनाज़र हमने देखे। अच्छा, ये दौरे का आगाज़ होता है सुबह के वक्त। सुहेल आफरीदी की पहली फ़ोटो आती है, वो और उनके दो साथी मीना खान आफरीदी और शफ़ीउल्लाह जान, ये इकॉनमी क्लास में जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको किसी वज़ीर आला की ऐसी फ़ोटो नहीं दिखी होगी। वो कराची जा रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए और इकॉनमी क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ, एक सहूलत मिली वज़ीर आला को कि उनको खिड़की वाली सीट दे दी, यानी विंडो सीट उन्हें मिल गई और दो साथी उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर है। आम आदमी को वज़ीर आला बनाएंगे तो वो आम आदमी की तरह दिखेगा भी। जब आप राजकुमारी को या राजकुमार को बनाएंगे तो वो राजकुमारी या राजकुमार उसी तरह ज़िंदगी गुजारेगा और उसी तरह उन सहूलतों का फ़ायदा उठाएगा जैसी उसको बचपन से आदत डाली गई है। अब ये गरीबों का बच्चा है, चप्पल पहन के बाज़ारों में चलने वाला और एक एक कदम करके आगे बढ़ने वाला, तो इसको हर चीज़ की कदर है। तो वो जनाब इकॉनमी क्लास में बैठा और बैठ के वहाँ से चला गया कराची। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर राजकुमारी ने जाना होता या राजकुमार ने जाना होता तो उन्हें एयरफोर्स का तैयारा, खसूसी तैयारा उन्हें मिलता, चाहे वो अपने बच्चे की शादी के कार्ड बांटने के लिए क्यों ना जाए। ये तो एक नेशनल कॉज के लिए निकला है ना, ज़ाती काम भी नहीं है। एक नेशनल कॉज है, कौम को लेकर चलना है, एक तहरीक चलानी है, जाली हुकूमत को हटाना है और कौम के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालना है। ये तो नेशनल कॉज है। दूसरी तरफ अपने बच्चों की शादी के कार्ड बांटने हो तो उसके लिए भी आपको एक एयरफोर्स का नंबर 1 तैयारा मिल जाता है, जो खसूसी परवाज़ आपको मिलती है। आप इंजॉय करते हैं, जाते हैं, कार्ड लेकर जाके लोगों को मिलते हैं, बांटते हैं। एक एक हफ़्ता ये तैयारे आपके लिए खड़े रहते हैं एयरपोर्टों के ऊपर। इनका किराया एयरपोर्टों का भी पड़ता रहता है, तैयारों का भी पड़ता रहता है, परवाही नहीं होती। तो राजकुमार और राजकुमारी से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिए सुहेल आफरीदी, क्योंकि ये गरीबों का राजकुमार है। ये गरीब आदमी का असासा है, गरीब आदमी की पहचान है, आम आदमी। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे कराची में, तो जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, बड़ी मज़ेदार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया। सईद गनी साहब आए, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर। सईद गनी साहब आते हैं, आकर वो अजरक टोपी पहनाते हैं, सिंधी रवायत के मुताबिक वो इस्तकबाल करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। ये काम जो है, ये मशवरा दिया था बहुत सारे लोगों ने मरीम नवाज़ को कि आपको चाहिए आप सुबह नाश्ते पर बुला के मुलाकात करें, लेकिन उनके अंदर रऊनत है, फ़िरौनियत है। वो लोग ये बात में मानते नहीं हैं। उनको कोई पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, इन चीज़ों का इदराक नहीं है, क्योंकि जनरल जलानी के गमले में इनका बीज फेंका गया था और वहाँ से इनकी सियासी परवरिश हुई नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ जर्नैलों के जूते साफ़ करते करते कई मरतबा इक़्तिदार में आए। हत्ता कि 2013 में जब उन्होंने हुकूमत ली, तब भी वो जर्नैलों के जूते साफ़ कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस किस्म की कंपेन्स चलाई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर इक़्तिदार में आने के बाद जब नवाज़ शरीफ का मुश्किल वक्त आया, साथ ही वो इनकलाबी बन गए और उनको बहुत सारे इनकलाबी मज़ीद मैसर आ गए। लेकिन जैसे ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा जूता मैसर आया तो उन्होंने फिर पॉलिश शुरू कर दी। तो ये ख़ानदान पहले दिन से इस बात पर कायल है कि हम ताजिर हैं, हमने फ़ौज का जूता पॉलिश करना है और उसके ज़रिए से हमने इक़्तिदार लेना है। ये पब्लिक में, जमहूरियत में, इक़्तिदार में, उसूलों में ये नहीं मानते। यही बात अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सईद गनी ने इस्तकबाल किया और पीपल्स पार्टी ने ना एक तासुर बना दिया और ये सब लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तासुर ये बन रहा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी वहाँ सिंध के अंदर पीटीआई को रूम दे रही है और पीटीआई को जलसा भी करने दे रही है, रैली भी निकालने दे रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करने दे रही है, तो पंजाब में पीएमएलएन ने क्यों रोका फिर? देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर की ताकत सिर्फ पंजाब तक तो महदूद नहीं है ना। वो ताकत तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पे है। ये सवाल अब उठाया जा रहा है बड़ी चालाकी से, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, चाहे ये पीपल्स पार्टी ने किया है। पंजाब में जितना गंद मारा गया वो सारा उन्होंने सियासतदानों के खाते में डाल दिया उठा के। मैं अभी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सियासी तौर पे बड़ा समझदारी का मूव है, उनकी इससे इज्जत बच गई है। वो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते, डंडा भी चलाते तो कराची के अंदर हालात ख़राब होते।
लोग और ज़्यादा रिएक्ट करते और बिलाखिर लोग निकल आते, और जब लोग निकल आते तो इनको शर्मिंदगी हो जाती, सुबकी हो जाती। तो कराची में कंट्रोल करना भी उतना आसान नहीं है, हालात बहुत ख़राब हो जाते। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिफरेंट दी। इस स्ट्रेटजी से 2-3 चीज़ें उन्होंने अचीव की। नंबर 1, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत जमहूरी हैं, जो वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिलावल ने अपने मुंह से कहा था ब्रूट मेजॉरिटी, अपने मुंह से कहा था डंडे वाली जमहूरियत। ये बातें हमने बिलावल के मुंह से सुनी है। और बिलावल की पार्टी ने सहाफ़ियों पे सबसे ज़्यादा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है। बिलावल की जमात ने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, उसका साथ दिया। मिसाल के तौर पे इलेक्शन चोरी, बिलावल साथ शामिल था, जरदारी शामिल थे। सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात, जरदारी शामिल हैं। MNAs और उनके ख़ानदानों का अगवा हुआ, जरदारी शामिल है उसके अंदर। पीपल्स पार्टी ने हर जुल्म के अंदर साथ दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया। जो अदलिया को कंट्रोल किया गया, हर चीज़ में, ये इस्तिस्ना वाले मामले तक पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई। अभी थोड़े दिन पहले बिलावल ने और जरदारी ने, दोनों ने मिलकर, बाप बेटे ने, आसिम मुनीर साहब की गेम उठाई है बहुत ज़्यादा बेनज़ीर की बरसी पे। तो ये इनको अचानक क्या हो गया? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये एक हिकमत अमली है। देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी और इतनी जमहूरी है, तो बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए ना बलूचिस्तान में भी वहाँ के कारकुनों को जलसा करने दें, जुलूस करने दें। वहाँ नहीं करने देते। वहाँ पे जो रहनुमा हैं या कारकुन हैं, उनके नाम 4th शेड्यूल के अंदर डाले जा रहे हैं। वहाँ PTI को दीवार के अंदर चुना जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बलूचिस्तान में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। ये कराची के अंदर ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को ये बात आइडिया था कि हम जितना भी रोक लें, हम मुकम्मल तौर पे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह PMLN गंदी हो गई, वैसे हम भी गंदे हो जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये PMLN और नवाज शरीफ अकेले कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब में। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासतदानों की पूरी लौट के अंदर सबसे घटिया ज़हनियत का ख़ानदान यही है, शरीफ ख़ानदान। सियासतदानों की जो पूरी लौट है उसके अंदर साबित किया वक्त के साथ साथ कि सबसे घटिया ज़हनियत का जो ख़ानदान है वो शरीफ ख़ानदान है। इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की गंदी नंगी तस्वीरें बना के, उनकी वालदा की भी, हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से फेंकवाई। इन्होंने औरतों पे हमले किए। इन्होंने यास्मीन राशिद को जेल में डाल के नवाज शरीफ ने ज़बरदस्ती उनका इलेक्शन छीना। इन्होंने जजों से टेलीफोन के ऊपर फैसले करवाए, वो टेलीफोन कॉल्स आज भी मौजूद हैं। इन्होंने जर्नैलों को रिश्वतें दी, बाकायदा ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इन्होंने हर वो गंदा काम किया जो कोई भी घटिया तरीन सियासतदान या सियासी ख़ानदान कर सकता है। तो जितना ये आला कार बने एस्टेब्लिशमेंट के, उतना कोई, और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये किसी के सगे नहीं है। लिहाजा ये कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी अकेली कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही है, ये जो भी हो रहा है इसमें PMLN गंदी हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गंदे हो रहे हैं और उनका होना बनता भी है गंदा। अवाम ने नाज़रीन बड़ा शानदार इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, और बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर पहुँच गए, बहुत बड़ी तादाद में। एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो बताते हैं कि 2 घंटे लग गए हमें बाहर आते आते। इतनी दुनिया सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। फिर जिस तरह उनकी रैली चली, जिस तरह लोग उनके साथ गए, 4:30 बजे वो पहुंचे, जाके उन्होंने जलसा गाह का देखा, वहाँ पे भी सैकड़ों लोग खड़े थे। सैकड़ों कह लें, हज़ारों कह लें, हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। और एतवार के रोज़ उन्होंने कहा यहाँ पर हम जलसा करेंगे। तो अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स, बैनर्स बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रही। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कराची में। अब बड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन है। एक तो रैली है उनकी जो हैदराबाद तक जाएगी, देखते हैं उसमें कितने लोग, कितनी गाड़ियाँ किस तरह शामिल होते हैं। दूसरा जो एक बड़ा इम्तिहान है वो है जलसा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नौइयत का बड़ा जलसा कर देती है जो उनकी पहचान है, तो फिर एक दफ़ा निज़ाम की चूलें हिल जाएंगी। निज़ाम के लिए ये बात अया हो जाएगी उनके सामने कि इमरान खान आज भी सबसे ज़्यादा मकबूल है। लेकिन ना सुहेल अफरीदी का जिस तरह का इस्तकबाल हो रहा है, सुहेल अफरीदी कौन है? कल तक कोई नहीं जानता था। इमरान खान का एक अदना कारकुन है, इमरान खान ने उसको एक ड्यूटी दे दी। अब ये शख्स इतना मकबूल हो गया कि लोग जहाँ जाते हैं लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। लोग आंसुओं से, फूलों की पत्तियों से इसका इस्तकबाल करते हैं, और वो आदमी रातों रात हीरो बन गया, बहुत बड़ा।
इसने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी बहुत दी। सुहेल अफरीदी की और दीगर जो नौजवान हैं जो ISF से ट्रेंड होकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी कुर्बानियां हैं। सुहेल अफरीदी उनमें से एक है, ये उसूलों के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। लेकिन अगर इमरान खान के एक खिलाड़ी को इतनी तवज्जो मिलती है और ऐसा इस्तकबाल मिलता है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उसका इस्तकबाल कैसे होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आज हो गया होगा, और जो रह गई हैं उनका अंदाज़ा ये जो हैदराबाद के लिए रैली जाएगी, और ख़ास तौर पे जो कराची में जलसा होने जा रहा है एतवार वाले दिन, क्योंकि एतवार को छुट्टी है, तो पूरे कराची के अंदर जो है वो ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जलसागाह को भरा जाए। तो देखना यह है कितने बड़े पैमाने पर लोग उस जलसे में आते हैं। वो जलसा मुल्की सियासत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बहुत बड़ा जलसा करने से और कराची में ये सारी मूवमेंट चलाने से इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जवाब है नहीं। जब तक पंजाब के अंदर बड़ी कैंपेन खड़ी नहीं होगी, जब तक पंजाब सड़कों पे नहीं आएगा, जब तक पंजाब अपने अपने इलाकों में निकलकर पुरअमन एहतजाज शुरू नहीं करेगा, तब तक इमरान खान साहब के लिए हालात नहीं बदलेंगे। पंजाब में इसीलिए फस्तायत का लेवल बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, सबसे बड़ा डाका कहाँ डाला गया इमरान खान के हक पे, या सबसे बड़ा डाका किस सूबे की आवाम के हक के ऊपर डाला गया? पंजाब की आवाम के हक पे या उनके वोट के ऊपर सबसे बड़ा डाका डाला गया है ना। तो पंजाब के लोगों को ही अपना हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कराची मिनी पाकिस्तान है बेशक, कराची से एक मोमेंटम ज़रूर बनेगा, कराची से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा पूरे पाकिस्तान को। ये बात एक हकीकत है, मगर जो किसी भी तहरीक का उरूज होगा वो पंजाब से ही होगा। जब तक पंजाब पूरी शिद्दत के साथ नहीं निकलेगा, तब तक मामलात नहीं बदलेंगे। ये बात आप लिख रखें, बुरी लगे, अच्छी लगे। लेकिन कराची में PTI अपनी पूरी ताकत शो करके एक मोमेंटम बना सकती है, चंद कदम आगे बढ़ सकती है। लेकिन पंजाब, अच्छा पंजाब के अंदर जो है वो लाहौर में अब एक्टिविटीज़ हो रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ की हुई हैं। ज़मान पार्क में भी गए वो लोग, उन्होंने वकला से खिताब किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान ने। फिर इन्होंने ख़वातीन से भी खिताब किया, जो ख़वातीन का विंग है उससे। और फिर अचकज़ई साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। महमूद अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए बड़ा क्लियरली कहा, नवाज शरीफ समेत जो भी लाहौर के रहने वाले हैं, आपकी बीवी, बेटी और बहू जानती है कि आप गलत इलेक्शन जीते हैं, घर में कैसे घुसते हैं, अपनी बच्चियों से शर्माते भी नहीं, बच्चे भी आपके ऊपर हंसते होंगे, ये क्या हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ साहब को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। आप घर में अपनी बीबी जान, बेटी जान और बच्चों का कैसे सामना करते हैं, आप जानते हैं कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने कमाल कर दिया कि तहरीक इंसाफ, जिसके पास अपनी जमात का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसको ढूंढ कर वोट डाला। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ना ही फ़ौज और एजेंसियों से कोई झगड़ा है, दुनिया जहाँ की फ़ौजें जो कर रही हैं, आप उसी फ्रेम में रहें तो आप हमारे भाई हैं। दुनिया को चलाने के लिए एक निज़ाम दिया हुआ है और सबको अपना अपना काम करना चाहिए, निज़ाम को ख़राब ना करें। हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरबियत ही गलत है। आपको अगर शौक़ है तो आएँ, वो काम छोड़ कर आएँ, लेकिन डंडे धौंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, अगर करनी है सियासत तो आए ना, आसिम मुनीर साहब इलेक्शन लड़ें, यूनिफॉर्म के साथ ही लड़ लें, एक शिक शामिल कर दें आइन के अंदर कि फ़ौजी अफसर इलेक्शन लड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ पे जो फ़ौजी ऑफिसर है या सेक्टर कमांडर है या दीगर अफसरान है, वो इलेक्शन लड़ लें। सियासतदानों के मुकाबले में पता चल जाएगा वो जीतते हैं या हारते हैं। आना है तो खुलकर आ जाए, फिर सियासत करें। ये क्या तरीक़ाकार है कि पीछे बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, फिर उन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए हर किस्म का हरबा भी इस्तेमाल करते हैं। तो अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को गैरत दिलाने की या शर्म दिलाने की एक नाकाम कोशिश की है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के वो पुर्जा हैं जो बिल्कुल किसी किस्म की भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि इज्जत बचाओ जनाब अपनी, हालांकि उन्होंने भी बहुत गंद मारा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को यह कि इज्जत छोड़ो, दफा करो, लानत भेजो, पैसे बचने चाहिए और इक़्तिदार बचना चाहिए। यही काम नवाज शरीफ साहब आज भी कर रहे हैं। और हमेशा जब भी नवाज शरीफ साहब को अपने पैसों और अपनी सियासत में से किसी एक चीज़ को
चुनना पड़ा, उन्होंने हमेशा अपने पैसों को चुना। जब भी उन्हें इक़्तिदार और उसूल में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ा तो नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इक़्तिदार को चुना, और ताकत के असूल के लिए वो हमेशा एक लेवल मज़ीद नीचे गिरते रहे। नवाज शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड है। नाज़रीन, अलीमा खानम ने कुछ बयानात दिए हैं, तो वो अदालत में पेश हुई, उनके भी केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान कैद तन्हाई में है, हमें नहीं मालूम कि वो किस हाल में है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अदालती अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई फोरम मौजूद नहीं है जहाँ पर जाकर अपना केस हम रखें। साथ ही उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी तहरीक हम चलाएंगे, हम पाकिस्तान को बंद करेंगे, इमरान खान को बाहर निकालेंगे, हर हाल में निकालना पड़ेगा। और इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ी अग्रेसिव बात की है कि अडियाला की दीवारें गिरने वाली हैं और इमरान खान बहुत जल्द उनके बकौल बाहर आ जाएंगे। अलीमा खानम ने कहा कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा की जिम्मेदारी है कि निकलें, क्योंकि हमने अपना मुल्क बचाना है। लोग कहते हैं इमरान खान हमारी उम्मीद है और वही बाहर निकलकर मुल्क चलाएंगे, इमरान खान को हम रिहा करवाएंगे। ये अलीमा खानम ने गुफ्तगू की है। नादरीन, एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। इस मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि PTI ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया, हम इनका खात्मा करेंगे दहशतगर्दों का, यह अता तारड़ ने कहा। देखिए, ये इतलात की मिनिस्ट्री है, DG ISPR भी यही बात करते हैं। ये दोनों हुकूमत में भी हैं और इख्तियार भी इनके पास है, इक़्तिदार भी इनके पास है। तो इतना रोला डालने की बजाय, इतनी छलांगे मारने की बजाय, ये सिर्फ इतना काम करें जो इमरान खान ने कहा था कि आप उस मीटिंग के मिनट्स ले आए। आपके पास ही है ना सब कुछ, वो रिकॉर्ड आपके पास है। उस मीटिंग के मिनट्स ले आए जिनमें ये फैसला हुआ हो कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाना है, ले आओ। आज तक ये नहीं ला सके। बल्कि मैं इनको ये चैलेंज करता हूं कि जब PDM की हुकूमत बनी, जब राणा सनाउल्लाह ने ये अनाउंस किया, तो जून, मई और जुलाई में होने वाली जो मीटिंग हैं उनके मिनट्स ले आए। उनके अंदर ये फैसला हुआ था, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि मई, जून और जुलाई, इन महीनों में जो मीटिंग्स हुई थी उनके मिनट्स ले आए। सरकार के अंदर आप लोग बैठे थे, उन्हीं में यह फैसला हुआ था कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाना है और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लेकर आना है, लाकर उनको वहां बिठाना है। और ये जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज़ हमीद, ये इनका एक प्रोग्राम था पूरा। फैज़ हमीद जो है वो कोर कमांडर था खैबर पख्तूनख्वा का, जनरल बाजवा आर्मी चीफ था, जनरल नदीम अंजुम DG ISI था। ये लोग दहशतगर्दों को लेकर आए PMLN और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के साथ मिलकर, और इनको लाकर बसाया। और अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। ये कभी भी उन मीटिंग्स के मिनट्स नहीं लेकर आएंगे, उनका अंदर का रिकॉर्ड कभी निकाल के सामने नहीं रखेंगे कि ये फैसला किसने किया। इमरान खान ने कई दफ़ा चैलेंज किया है, लेकिन ये इस तरफ आते ही नहीं। नादरीन, इस्लामाबाद के दरख्त काटने पर इनकी तवज्जो थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 बड़े दरख्त जिनकी उम्रें 20 साल, 40 साल, 70 साल, 60 साल, इतने बड़े बड़े दरख्त इन्होंने काट दिए। तो 30 से 40,000 दरख्त काट के इस्लामाबाद को इन्होंने कर दिया गंजा। जब रोला पड़ा, जब इनके अपने लोगों ने, सहाफ़ियों ने शोर मचाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, और ये फ़ायदा किसको दिया? प्राइवेट सोसाइटियों को फ़ायदा दिया। जो प्राइवेट सोसाइटियाँ होती हैं उनको फ़ायदा दे दिया, उनको रस्ते भी दे दिए, फ़ायदा भी दे दिया। DHA का भी मुबैना तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो फ़ौज के ज़ेर निगरानी एक रियल स्टेट का कारोबार करते हैं, उनको भी फ़ायदा दे दिया। अब सरमायादारों की जेबें इन्होंने भर दी। अब लोगों को दिखावे के लिए इन्होंने दिहाड़ीदार मजदूरी इकट्ठे किए और 18,000 पौधे लगा दिए मुबैना तौर पे। 18,000 गिने तो किसी ने नहीं, लेकिन जाड़े के मौसम में कौन पौधे लगाता है यार? बेवकूफ़ हो, आपके सर पे सींग है, रोटी को चोची कहते हैं हम लोग। जाड़े के मौसम के अंदर इतनी सर्दी में कोहरा पड़ रहा है, आप उठा के वहाँ छोटी छोटी पनीरियाँ लगा रहे हैं कि जनाब इससे ये पौधे बड़े हो जाएंगे, और 10% भी नहीं बचेंगे। मुझे 10 साल हो गए शजरकारी करते हुए, 10 साल से मैं पौधे लगा रहा हूँ। हम फरवरी के महीने में 15 फरवरी के बाद शुरू कर सकते हैं। आप जनवरी के महीने के पहले हफ्ते में पौधे लगा रहे हैं, पहले दूसरे हफ्ते में, और भाई यहाँ पे कोहरा पड़ेगा, ये पौधे बचेंगे ही नहीं, ये पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, मजदूरी भी ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ तनकीद से बचने के लिए ये इन्होंने काम किया है। तो गलत काम करते क्यों हैं जब उसका बोझ बाद में नहीं उठा सकते? नादरीन, ये एक इशू जो है वो लगातार चल रहा है ईमान मदारी साहबा और हादी अली चट्टा साहब का। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं जो रियासत मुखालिफ हैं।
अब DGI-SPR ने अदालती फैसला होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। अब अगर अदालत इनके खिलाफ फैसला करती है तो इसका मतलब है DGI-SPR नेशनल मीडिया पे बैठ के, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के इनके खिलाफ पहले ही फैसला दे चुके हैं और वो ये करार दे चुके हैं कि ये एजेंट हैं, ये गद्दार हैं, ये गलत लोग हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ हैं। तो जब DGI-SPR जैसा बड़ा आदमी जिसके कंट्रोल में आज पाकिस्तान है, कंट्रोल में तो देखें ना, इन्हीं के कंट्रोल में है ना, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, तो DGI-SPR उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जिनके कंट्रोल में पाकिस्तान है, जब वो ये बात कर देंगे तो एक जज की क्या औकात है कि उनके खिलाफ जाके फैसला दे दे? ये नहीं होना। और यही जो एक प्रॉब्लम है और यही एक जो मसला है वो दोनों मियाँ बीवी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हमें इस बात का अंदेशा है कि इसके बाद हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। जो DGI-SPR ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के सारे सहाफ़ियों के सामने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया। ये बात ईमान मज़ारी साहबा भी कह रही है, हादी अली चट्टा साहब भी कह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।